हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कंप्लीट हो गया था। सेट ए भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम करेंगे एक बार कंप्लीट रिवाइज, पूरा रिवाइज करेंगे। पहले मैं आपको कोरिलेशन से रिवाइज कराता हूँ, पूरा कराता हूँ, स्टार्टिंग से कराता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने देर में अपन इसको रिवाइज कर पाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कोरिलेशन और रिग्रेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने कहानी पढ़ी कि अब तक के जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े हैं उन चैप्टर्स में हमने सिर्फ एक डेटा की बात करी है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट डेटा। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। और जब एक से ज्यादा वेरिएबल की बात करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ? मोर देन वन वेरिएबल की जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे। और अगर दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं? बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन क्या बताता है कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में कुछ आपस में रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। तो एसोसिएशन और लैक ऑफ इट, टू फाइंड एन एसोसिएशन और लैक ऑफ इट बिटवीन एक्स एंड वाई। रिग्रेशन क्या होता है? अगर y डिपेंड्स ऑन x है तो y की वैल्यू मींस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू, उसी को क्या कहते हैं अपन? रिग्रेशन, यूजिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये हमने बात कर ली थी। बाइवेरिएट डेटा, जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं टू वेरिएबल्स के लिए एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, एक टाइम पर दो वेरिएबल्स के बारे में, हाइट और वेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक ही टाइम पर डाटा कलेक्ट हो रहा है, दैट इज डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं हम दैट इज बायवेरिएट डेटा। और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका दूसरा नाम क्या होगा? ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टू वे क्लासिफिकेशन। फिर हमने इससे बनाना सीखा था बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, यूजिंग टेली मार्क्स। एक तरफ आप एक के ले लोगे, दूसरी तरफ दूसरी साइड मार्क्स मैथ्स के और स्टैट्स के ले लिए, क्लास इंटरवल बना दिया। पोस्ट कैसे करना था? किसी को कोई डाउट इसमें? फिर अपन ने कहा था कि क्या हम, अच्छा इसमें ये बताओ, क्या कोई सेल फ्रीक्वेंसी जीरो हो सकती है? अच्छा, टोटल कितने सेल्स होंगे बता सकते हो? अगर यहाँ पर P है और यहाँ पर Q क्वालिफिकेशन है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे N है और यहाँ पर N है, तो क्या हो जाएगा? Mn। बताओ, बात समझ में आ गई? इधर M क्लासिफिकेशन, इधर N क्लासिफिकेशन, तो क्या हो जाएगा? Mn क्लासिफिकेशन, Mn सेल्स हो जाएंगे टोटल। क्या कोई सेल फ्रीक्वेंसी जीरो भी हो सकती है? यस, देख सकते हो यहाँ पर जीरो भी है आपके। तो सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज आर जीरो। बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं? यस। कितने तरीके के? दो तरीके। कौन कौन से? मार्जिनल, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने मिलेंगे? दो। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन M+N डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। मार्जिनल का मतलब दो कैसे बनाए थे आपको याद है? या तो ऐसे लेके मार्क्स इन मैथ्स का टोटल ले लेंगे, या मार्क्स इन स्टैट्स और ये टोटल ले लेंगे। ये दो मार्जिनल थे। और कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जिन बच्चों के मैथ्स में 12 to 16 आए, जिन बच्चों के मैथ्स में 12 to 16 मार्क्स आए, उनके स्टेट्स में कितने कितने मार्क्स आए, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितने हो जाएंगे? M+N। बताओ, कोई डाउट यहां तक? फिर आ गया कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या बताता है आपके पास? कि एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, चेंज इन वन वेरिएबल इज रेसिप्रोकेटेड बाय चेंज इन अदर वेरिएबल, बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से अगर दूसरा वेरिएबल चेंज होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कि वो कोरिलेटेड है या एसोसिएटेड है। लेकिन एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम कहेंगे डिसोशिएटेड है, अनकोरिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है। यहां तक कोई दिक्कत? कितने तरीके कोरिलेशन? दो तरीके का, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों आइदर बढ़ेंगे, डिक्री इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। तो मूव इन द सेम डायरेक्शन, देन हम कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जैसे हाइट एंड वेट, हाइट आपकी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। जैसे प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन,
तो उस केस में हम उसको बोलते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड। जैसे प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। बात समझ में आ गई। प्राइस एंड डिमांड हो गया। प्रॉफिट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स, जितने ज्यादा क्लेम होंगे उतना प्रॉफिट कम चला जाएगा आपके पास में। फिर हमने कहा कि दो वेरिएबल्स को अनकोरिलेटेड कब कहते हैं, जब एक में चेंज होने की वजह से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े। मोमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द वन वेरिएबल डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट इन द अदर वेरिएबल। बात समझ में आ गई। जैसे शू साइज एंड इंटेलिजेंस, जूते के साइज में और इंटेलिजेंस में कोई लेना देना नहीं है, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस में भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उनको बोलते हैं कि वो क्या है, अनकोरिलेटेड है। फिर अपन ने पढ़ा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कितने मेजर्स हैं हमारे पास, चार। कौन कौन से, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। सबसे पहला आ गया, अच्छा इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा था वैसे, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम की बात करें, स्कैटर डायग्राम क्या है, सिंपल डायग्रामेटिक मेथड है। ये हमें ये तो बता देगा कि एसोसिएशन है या नहीं है, कोरिलेटेड है या नहीं है, लेकिन ये आपको मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएगा। लेकिन इसमें भी एक मेरिट है कि ये दोनों तरीके के रिलेशनशिप के लिए लग सकता है, लीनियर के लिए भी और कर्वीलिनियर या नॉन लीनियर, दोनों टाइप की रिलेशनशिप के लिए लग सकता है। जबकि आपका जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ओनली एंड ओनली सिर्फ किसके लिए लगता है, लीनियर रिलेशनशिप के केस में ही लगता है। आज समझ में आई। तो हमने ये कहा था इसमें एक खास बात है कि ये आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप ऑफ रिलेशंस के लिए लग सकता है, जबकि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओनली एंड ओनली लीनियर रिलेशनशिप के लिए लगता है। फिर अपन ने इसमें बात करी कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा या जीरो कब होगा। अगर आपने कहा कि लोअर लेफ्ट से अपर राइट, लोअर लेफ्ट से अपर राइट तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। आपने कहा अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। आपने कहा कोई भी पर्टिकुलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट डिपिक्टिंग एनी पर्टिकुलर पैटर्न, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है। ये हमने पढ़ लिए थे कि जब ये एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, देखो ये है तो क्या पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 के बीच में है कोरिलेशन की वैल्यू। कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से 1 बोथ इंक्लूसिव। अगर ये इस तरीके से है तो 0 से 1 के बीच में, अगर इस तरीके से है तो +1 है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा आपके पास में। और ये क्या हो गया, R=0। ये इसमें देखो लीनियर रिलेशनशिप है, बट इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। जैसे y=x² में पढ़ा था कल अपन ने, एक एग्जांपल पढ़ा था कि जब r 0 होता है तो हम ये तो कह सकते हैं, जब r=0, अच्छा दो बातें थी। हमने कहा कि जब दो वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड होंगे, कोई रिलेशन नहीं है, तो उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। बट जब r 0 होगा तो क्या आप कह सकते हो कि अनकोरिलेटेड है, नहीं। हो सकता है आप ये जरूर कह सकते हैं कौन सी रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है, नॉन लीनियर या कर्वीलिनियर, उसके अलावा हो सकती है। बात समझ में आ गई। अगला आ गया कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन, लेकिन कंडीशन है कि ये कभी लगेगा, ये तब ही लगेगा जब रिलेशनशिप क्या हो आपके पास, लीनियर रिलेशनशिप हो। और इसका फॉर्मूला क्या था, RXY, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ XY इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। बात समझ में आ गई। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। दूसरा फॉर्मूला कोवेरिएंस का पढ़ा। कोवेरिएंस क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। ये कोवेरिएंस आ गया आपके पास में। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही, तो इसका शॉर्टकट अपन ने ये याद किया था, ये वाला फॉर्मूला, n इंटू में समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू में समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और फिर इसी तरीके से y में भी आ जाएगा सिमिलरली। इसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। तीन प्रॉपर्टीज दे रखी थी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिट फ्री होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अनअफेक्टेड होता है, किससे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों से।
लेकिन साइन में फर्क आ सकता है, और वो साइन किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्केल फैक्टर्स के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर हम x को u में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस रिलेशन x माइनस a अपॉन b, और y को v में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस रिलेशन y माइनस c अपॉन d, b और d स्केल फैक्टर होंगे, तो b और d का आप क्या देख लें, इस साइन देख लें। अगर इन दोनों का सेम साइन है तब तो ये बराबर ही रहेंगे, अगर इन दोनों के आपके पास में साइन अपोजिट है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। हमने कहा था टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन इक्वल, हैव अपोजिट साइंस ओनली व्हेन b एंड d द टू स्केल्स डिफर इन साइन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1, बहुत इंक्लूसिव होती है। ये सारे फॉर्मूलेज आपने फिर इसमें कर ही लिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई फॉर्मूले वगैरह में, इसमें कोई क्वेश्चन के अंदर? ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं बार बार बताता हूँ। 17.8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद हमने कहा नेक्स्ट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा ये वाला एक बार बताएंगे क्वेश्चन पहले इसमें, ठीक है। अगर मुझे इसमें क्या निकालना हो आपके पास, देखो इससे मैं क्या निकाल लूं, u निकालूं, तो 2u प्लस 3x प्लस 4 इजकल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2u इजकल्स टू -3x माइनस 4 एंड u इजकल्स टू -3x माइनस 4 अपॉन 2। अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, अगर मेरे को 1 बनाना है तो क्या कर लूं, -3 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 4/3, और क्या हो जाएगा? -2/3। ऐसे ही मेरे को इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 4v प्लस 16y प्लस 11 इजकल्स टू 0। तो 4v इजकल्स टू क्या हो जाएगा? -16y माइनस 11, और v कितना हो जाएगा आपके पास? -16y माइनस 11 डिवाइड बाय 4। अब इसको अगर मेरे को 1 बनाना है तो क्या हो जाएगा बताओ? -16 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? y प्लस 11 अपॉन 16 अपॉन 1/-1/4। तो ये देखो, ये भी क्या है? नेगेटिव, और ये भी क्या है? नेगेटिव। जब दोनों का साइन सेम है तो इसका मतलब जो आपको आर एक्स वाई दे रखा है, क्या यही आपके पास आर यू वी भी हो जाएगा? बताओ, बात समझ में आ गई? तो इसमें सेम आ जाएगा आपके पास आर यू वी। डायरेक्ट यहां से देख लो, आप यहां से भी देख लो, बात वही आएगी। मैंने बताया भी था क्लास, वैल्यूज उल्टी आएंगी, बट हमें वैल्यू का मतलब ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ साइन देखना था। मैंने आपको तब भी बताई थी ये बात, जब मैंने आपको कराया तब भी मैंने आपको ये समझाया था कि आप देखने को तो यहाँ से भी देख सकते हो, बट प्रॉपर जिसको आंसर कहते हैं वो प्रॉपर आंसर तो ऐसे है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि प्रॉपर आंसर ऐसे निकलेगा, बट आप जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि वहां दिखाना थोड़ी ना हमें किसी को, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये जो सेम ही आएगा ऑलवेज, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो आंसर सेम आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आगे चल के ये भी यूज आ रहा है, इसलिए अपन इसको प्रॉपर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कब यूज होता है? जब हमें दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना हो, या कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना हो। ये क्या शो करता है? दो जजेस हैं, उन्होंने रैंक दी, तो वहां पे परफेक्ट लेवल दिखाता है कि एग्रीमेंट हो रहा है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बताया। ये किसके कंपैरेटिवली? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के कंपैरेटिवली ये क्या है? इजियर टू कंप्यूट। बट सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, कल पढ़ाया था। कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन मैग्नीट्यूड भी बताता है, सबसे सिंपल है वो मेथड, लेकिन वो तब निकालते हैं उस मेथड से जब वो कैजुअल मेथड है, जब हम सीरियस नहीं होते मैग्नीट्यूड के बारे में, तब हम कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन को यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? इजियर टू कंप्यूट क्या फर्स्ट हैंड इंप्रेशन लेने के लिए कर सकते हैं? यस। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस 1। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस 1, जहां पे डी क्या है? डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। और दोनों को रैंक कैसे देंगे? सेम तरीके से देंगे। एक में अगर हाईएस्ट, सबसे जो हाईएस्ट है उसको रैंक 1 दी है, तो दूसरे में भी हाईएस्ट को रैंक 1 देंगे। ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट एक में लोएस्ट, ऐसा नहीं कर पाएंगे।
बात समझ में आती है? एन क्या है? टोटल जितने भी आइटम्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, टाइड रैंक क्या होती है? जब कुछ ऑब्जर्वेशंस को सेम रैंक मिले, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? टाइड रैंक कहते हैं। सेम मार्क्स आ गए दो बच्चों के, दिस इज टाइड रैंक। और उसके इसमें फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? 1 - 6 इंटू में ब्रैकेट समीशन डी स्क्वायर प्लस समीशन टी क्यूब माइनस टी अपॉन में 12 अपॉन एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस 1। बताओ ये टी क्या था? जितनी बार टाइड रैंक रिपीट हो रही है, तो 2 टाइड रैंक हैं या 3 टाइड रैंक हैं, तो अगर 2 हैं तो 2 क्यूब माइनस 2, फिर एक की 3 आ रही है तो फिर दूसरे का प्लस कर लेंगे, 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12। ये करते रहेंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे ये सारे के सारे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता दीजिए। लास्ट आ गया इसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये सिंपल मेथड है, कैजुअल मेथड है। ये तब लगाने को एडवोकेट करते हैं जब आप सीरियस नहीं है मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन को कंकरेंट कब कहेंगे? पहले क्या करेंगे? क्या पहली वाली ऑब्जर्वेशन को कोई साइन देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगली वाली ऑब्जर्वेशन अगर बड़ी है, मान लो पहले 12 था अब 13 हो गया, तो क्या प्लस या माइनस? प्लस। 13 के बाद 11 हो गया तो अब माइनस। 11 के बाद फिर 12 हो गया तो प्लस। बात समझ में आती है? तो दोनों को क्या करना है आपने? प्लस और माइनस साइन देने हैं आपने। और उसके बाद कंकरेंट कब कहेंगे बताओ जरा? डेविएशंस को कंकरेंट, कंकरेंट मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब आपके पास दोनों का सेम साइन आ रहा हो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? सेम साइन हो। अच्छा, फिर हमने क्या बात करी कि इससे निकलेगा कैसे? नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन को सी से बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी से डिनोट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस को एम से डिनोट करते हैं। ये टोटल कितना होगा? एक्स और वाई के जितने पेयर से -1 कर दो, एक्स की जितनी ऑब्जर्वेशन है -1 कर दो। फॉर्मूला क्या था बताओ? कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। लेकिन ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है? कि अंदर जो लगेगा साइन, अगर अंदर प्लस तो बाहर भी प्लस, अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस। और वो किस पे डिपेंड करेगा? 2c माइनस एम। अगर 2c माइनस एम लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव, तो क्या रूट नेगेटिव का निकल सकता है? नहीं। तो उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा अपने को? माइनस लगाना पड़ेगा। और अंदर माइनस तो फिर बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर 2c माइनस एम इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो उस केस के अंदर ये पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव लगेगा तो बाहर भी पॉजिटिव। बताओ ये बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ ही आपके पास कोरिलेशन कंप्लीट हुआ। आधा चैप्टर तो कोरिलेशन पर था, आधा चैप्टर रिग्रेशन पे था। कोरिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब ही क्या था? आप रिग्रेशन को यूज ही क्यों करते हैं? जब आपको एक वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू जो है, उसको प्रिडिक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल यूजिंग अ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। हमने कहा अगर y इन्फ्लुएंस्ड है x से, तो उसको क्या बोलते हैं? y डिपेंड्स ऑन x। y इज इन्फ्लुएंस्ड बाय x, दैट मींस y डिपेंड्स ऑन x। y ऑन x लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? y ऑन x। तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास y ऑन x। इसमें y क्या है? डिपेंडेंट है। y डिपेंडेंट है, उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेशन वेरिएबल, या फिर आप एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। और जो x है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटर बोलते हैं। फिर ये रिलेशनशिप आ गया y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे a और b क्या है आपके पास? रिग्रेशन रिग्रेशन पैरामीटर्स है। और ये जो b होता है यही क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर ये y इक्वल्स टू समथिंग है तो ये क्या होगा? बी वाई एक्स होगा। y डिपेंड्स ऑन x। ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दिस इज y डिपेंड्स ऑन x, बी वाई एक्स। अच्छा ये बताओ, इसको फिट करने के लिए क्या करते हैं? रिग्रेशन लाइन को फिट करने के लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने के लिए कौन सा मेथड? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बीच में ये कुछ करना नहीं था आपको, और सीधा अब आपका आगे थे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टीज आपने कहा कोरिलेशन कोफिशिएंट तो क्या होता था? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों से अनअफेक्टेड था, बट साइन डिपेंड करता था स्केल फैक्टर्स का। इसमें अपन क्या कहेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होगा। और उस केस में अपन ने कहा था जो पीछे है वो नीचे, उस हिसाब से स्केल फैक्टर कर लेंगे। तो अगर आपको ये निकालना है बी वाई एक्स,
बी वाई एक्स किसके बराबर होगा, बी, देखो वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया, वी में, एक्स को किसको कन्वर्ट कर दिया, यू में। अब y का क्या है, कोफिशिएंट है, स्केल फैक्टर कौन सा है बताओ, y का स्केल फैक्टर क्यू, और x का क्या है, p, तो क्यू अपॉन p, ये आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्लियर है इसमें, जो पीछे है वो नीचे है, ये आपको याद रखना था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बी एक्स वाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट है वो बता दो। बी वाई एक्स इजिकल्स टू बी, वाई को कन्वर्ट कर रहे हैं v में, यू एक्स को कर रहे हैं u में, और पहले y का कॉफिशिएंट क्या आ गया आपके पास, q और p। अगर यहाँ पे मैं बी एक्स वाई लिख रहा हूं, ये आ गया बी यू वी। अब बताओ पहले किसका आएगा, x का, तो x का क्या हो गया आपके पास p, और ये क्या हो गया q। बात समझ में आ गया। फिर अपन ने कहा दो जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, मुझे ये बताओ। जो दो रिग्रेशन लाइन, दो कौन सी, y ऑन x और x ऑन y, ये कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स पर। तो अगर आपको क्वेश्चन कह दे x बार y बार निकालो, तो आप सिंपल उनको सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा x बार y बार। बताओ कोई दिक्कत इसमें। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी कि जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, r से। वो क्या है आपके पास, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है। तो r क्या है आपके पास, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का। इनको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। तो इनका सिंपल ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये हो जाएगा। और ये जो भी इनका होगा ये प्लस माइनस आ सकता है, तो जो भी इनका जो कॉमन साइन होगा, ये दोनों क्या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, वही साइन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। तो आप देख सकते हो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन of the two regression coefficients. The sign of the correlation coefficient will be the common sign of the two regression. बात समझ में आ गया। ये आपके पास इनके साइन पे डिपेंड करेगा, इन दोनों का पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ये आपको समझ में आना चाहिए। आर में और रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई। समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर बोथ आर नेगेटिव देन आर वुड बी नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव देन आर वुड बी पॉजिटिव। ये अपन पहले ही कर चुके हैं, ये मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे आपको सारे। फिर एक ये मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये बताया था बी वाई एक्स इजकल्स टू, देखो क्या करोगे, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बताओ अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन, सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसा बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, कोफिशिएंट वाला बी वाई एक्स में क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर आएगा x और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ y। सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा था जिसमें ये उल्टा था, बाकी सब जगह यही चल रहा था, जो पीछे है वो नीचे है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट। रिग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब सीखा प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर है क्या, हम सैंपल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और सैंपल को स्टडी करके हम पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन का रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालना, तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन, रिग्रेशन कह रहा हूं, कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना, कोरिलेशन कॉफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन निकालने को ही क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कॉफिशिएंट। आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन आर की वैल्यू आपने सैंपल की तो निकाल ली, अब आप पूरी पॉपुलेशन की निकालना चाहते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन की कैसे निकालें, उस तरीके को क्या कह रहे हैं हम, प्रोबेबल एरर। ये प्रोबेबल जो एरर है ये होती क्या है आपके पास में, प्रोबेबल एरर कैसे निकलेगा, दिस इज 0.674 इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम। या इसी को अपन क्या कह सकते थे, 2/3 स्टैंडर्ड एरर। ये जो स्टैंडर्ड एरर है वही क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट। क्या कभी प्रोबेबल एरर नेगेटिव हो सकती है, क्या प्रोबेबल एरर कभी नेगेटिव हो सकती है। चलो लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन की बात कर लें, तो ये हो गया यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। फिर अपन ने क्या कहा, लिमिट क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो जो पॉपुलेशन का जो आर होगा
वो कहां से कहां तक वेरिएट कर सकता है, तो जो पहले आपने आर निकाला था ना, सैंपल का जो आर निकाला था कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसमें क्या कर दो प्लस और माइनस कर दो क्या, प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर निकाल के उसको प्लस माइनस कर दो तो आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। क्यों करा रहा हूँ मतलब, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ, लिमिट ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, लिमिट जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो क्या आप कैसे निकलेगा, दैट इज जो आर निकाल रखा है उसमें प्रोबेबल एरर को क्या कर दो, प्लस माइनस कर दो। फिर मैंने आपसे बताया था आर अगर प्रोबेबल एरर से, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर प्रोबेबल एरर से छोटा हो जाए तो कोई एविडेंस नहीं है कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन है, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 6 टाइम्स मोर देन हो जाए आपके पास प्रोबेबल एरर से, तो फिर पक्का है, सर्टेन है कि उनके बीच में कोरिलेशन होगा ही होगा। और आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। इसी की वजह से आपके पास प्रोबेबल एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता वो भी रीजन बताया था, क्योंकि देखो ना आर की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 या -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 1 का या -1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, तो 1 - 1 0। तो इसका मतलब ये आपके पास लास्ट टू लास्ट मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है प्रोबेबल एरर की, बट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। बताओ ये समझ में आया? और फिर अपन ने कुछ रिव्यू में बातें पढ़ी, तो इसमें अपन ने क्या कहा, अगर दो वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं, एक्स और वाई अनकोरिलेटेड है, तो इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, 0, ये हम कह सकते हैं। बट अगर आर 0 है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है, तो क्या कह सकते हैं कि अनकोरिलेटेड है? नहीं। ज्यादा ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, बट कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है। ये अपन ने इससे निकाला था, ये एग्जाम्पल लिया अपन ने, इस एग्जाम्पल के अंदर कोरिलेशन निकाल कर दिखाया। ठीक है, पहले कोवेरियंस निकाला, कोवेरियंस क्या आ गया इसका, 0 आ गया था। तो जब आर निकालेंगे तो इसका क्या निकल कर आएगा, कोवेरियंस 0 आते ही आर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देख लो आप, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आ गया, 0। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आ गया, बट क्या इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? आप देखो दूसरा वाला जो है ना, वाई जो है वो किसका स्क्वायर है, एक्स का। तो इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा y is equals to, this does not mean that x and y are independent, in fact the relationship between x and y is y is equals to x square। तो अपन क्या कह सकते हैं, हमेशा अगर आपके पास r 0 दे रखा हो तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पर ना पहुंचे कि ये अनकोरिलेटेड है, आप ये कह सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको ये श्योर करना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है कि रिलेटेड है या नहीं, तो फिर आपको स्कैटर डायग्राम बना लेना चाहिए। कर्वी लीनियर के केस में आपको पता चल जाएगा। तो हमने कहा बिफोर रीचिंग कंक्लूजन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर ऑफ वेरिएबल, हमने कहा समटाइम्स ऐसा होता है दो चीजें आपस में रिलेटेड नहीं होती हैं, बट बिकॉज ऑफ सम प्रेजेंस ऑफ सम थर्ड वेरिएबल वो क्या हो जाएंगे, उनके बीच में कुछ रिलेशन दिखेगा अपने को, बट एक्चुअल में वो रिलेटेड नहीं है। मींस उनके बीच में कोई कैजुअल कोजल रिलेशन नहीं है, मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दोनों का टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है, बट दोनों के प्रोडक्शन में क्या कोई रिलेशन है? नहीं। तो हमने कहा ऐसे दो वेरिएबल्स जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम थर्ड वेरिएबल वो ऐसा लग रहा है कि वो रिलेटेड हैं, ऐसे उस कोरिलेशन को क्या कहेंगे हम, स्पूरियस या नॉनसेंस कोरिलेशन। बात समझ में आती है? इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसके इफेक्ट को एलिमिनेट करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल बिफोर कंप्यूटिंग कोरिलेशन बिटवीन द टू ओरिजिनल वेरिएबल्स। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन किसको कहते हैं, आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। बात समझ में आती है? और ये जो आर स्क्वायर है वो क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, और ये क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। बात समझ में आ गई? ये वेरिएंस हो गई अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। यहां तक कोई दिक्कत? फिर अपन ने ये बात करी कि अगर दो रिग्रेशन लाइंस जो हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, अगर ये कोइंसाइड करें, तो ये कोइंसाइड कब करती हैं, जब आर की वैल्यू क्या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो या तो परफेक्ट नेगेटिव। मींस आर की वैल्यू क्या तो +1 हो या तो -1। और जब ये आर की वैल्यू 0 होती है तो दो लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा रिवाइज कंप्लीट हो गया अपना। Bivariate data are the data collected for
जल्दी जल्दी, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, एक तरफ पी एक तरफ क्यू, तो पी इंटू क्यू पी क्यू। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती हैं, जीरो। पी इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम दो हो सकते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम पी प्लस क्या हो सकते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल नो, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल यस, एसोसिएशन है या नहीं है, और मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन यस, तो दोनों आ जाएगा बी एंड सी। रिग्रेशन एनालिसिस, एस्टेब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप यस, measuring the extent of association no, predicting the value of the dependent variable yes, A and C। what is spurious correlation अभी पढ़ा था, थर्ड वेरिएबल की वजह से, तो इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन। नो कॉजल मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ सम थर्ड वेरिएबल वो आपस में ऐसा लग रहा है कि वो रिलेटेड है। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर एज वेल एज कर्विलीनियर बोथ। अगर प्लॉटेड पॉइंट्स जो है वो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट तो नेगेटिव, अच्छा ये आपने कहा नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्लॉटेड पॉइंट्स अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। अगर लाई ऑन अ सिंगल लाइन है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये नहीं बताया अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं, आइदर ए और बी। टू साइज और इंटेलिजेंस में क्या कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो। ये क्वेश्चन था, इसको देखना था। द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और जो स्पीड है ऑटोमोबाइल की, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है, बताओ। बढ़िया सवाल है ये, क्या कह रहे हो। ब्रेक मारेंगे तो स्पीड भी कम और डिस्टेंस भी कम, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर तो पॉजिटिव हो गया। आंसर चेक करो, नेगेटिव होगा। आंसर चेक करो, नेगेटिव होगा। लगता क्या है सबको, पॉजिटिव, कि सर ब्रेक लगाएंगे स्पीड भी कम होगी और डिस्टेंस भी कम। लेकिन ध्यान से देखो, स्पीड तो ब्रेक लगाने से पहले की बात कर रहा है और डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद की बात कर रहा है। अब जितनी तेज रफ्तार में होगी और उतना ब्रेक लगाओगे तो डिस्टेंस कम या ज्यादा, बताओ, फिर सोचो। इसमें थोड़ा है कंफ्यूजन, बड़ा डिस्कशन हो चुका है इसमें, हर बैच में डिस्कशन रहता है कि आप इसमें किस सेंस में इन्होंने सोचा है। हमारे सबका आंसर क्या लगता है, पॉजिटिव। आप लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने कर रखा है, तो इसका आंसर आपको क्या याद रखना है कि क्या है। अब सोचो, हाँ रट्टा तो मारना ही पड़ेगा भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रट्टा भी मारनी पड़ती हैं। अब क्यों है, दिमाग लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या रीजन है, हर बार लगाते हैं दिमाग, आप लगाओ ज्यादा बढ़िया है। अब देखो, ब्रेक लगाने के बाद की स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेक लगाएंगे स्पीड कम हो जाएगी, और आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लगता है। अगर पहले का ले लें, ब्रेक से पहले की स्पीड तेज थी, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तो डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, हर बार सोचते हैं फिर हर बार फिर दोबारा कंफ्यूजन पे वहीं पहुंचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है ही ऐसा जो सोच लोगे फिर दोबारा ये, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव। आ जाओ, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू, शांति 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 शांति, फाइंड द स्कैटर डायग्राम क्यों यूज करते हैं, सिर्फ नेचर बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, एक्सटेंट नहीं बताता। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप में काम करता है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड फॉर नेचर और एक्सटेंट, दोनों बताता है, बोथ ए एंड बी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव कब होता है, जब वो लोअर लेफ्ट, पॉजिटिव जब नीचे से ऊपर इस तरीके से, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। जब आर की वैल्यू 1 होती है तो अपन क्या कहेंगे कि उस केस में वो कैसे फॉल करेंगे, एक लाइन सेगमेंट पे ही आएंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, रेशियो आपके पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
आपने कहा कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोवेरियंस तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स यूनिट फ्री मेजर है। लिमिट्स क्या होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की? -1 से 1 बोथ इंक्लूसिव। इन केस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, बिटवीन द टू वेरिएबल्स वुड बी, बताओ लीनियर होगी? ये क्या कह रहा है? आर क्या हो गया? परफेक्ट में आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज 1। अब पढ़ो, आपने कहा कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1, रिलेशनशिप क्या होगी ये बताओ। हाँ, बी जो है वो जीरो से बड़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि बी लेस देन जीरो नहीं होगा। आपके पास बी क्या होता है? बी वाई एक्स, स्लोप की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ना स्लोप, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना स्लोप। तो ये क्या होता है? बी क्या होता है? स्लोप होता है। आपने कभी पढ़ा हो, स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो वहां पे स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो है वो बी स्लोप है आपके पास, तो स्लोप आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा अगर 1 है तो इसलिए रिलेशनशिप तो यही आएगा, सब में यही है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो सब में यही है। बी जो होता है वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है और वो स्लोप होता है इसका, तो ये स्लोप इसी को बोलते हैं। तो इसका जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो स्लोप भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आगे देखो। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज गिवन बाय, रिलेशनशिप तो ये है, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, बताओ। आर की वैल्यू निकालनी है आपको, वही करना पड़ेगा, और क्या करें बताओ? डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं आपके पास में, बताओ क्या करें इसमें? कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या रहती है आपके पास? अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई। ध्यान से देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, और बाहर जो इनका कॉमन साइन लगेगा वो लग जाएगा। अब आपको इससे क्या करना है? बी वाई एक्स निकालना है और बी एक्स वाई निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, बी वाई एक्स में क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, इसमें उल्टा था आपके पास, मैंने बताया था, दिस इज 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, दिस इज 3। अच्छा इसका क्या आएगा? माइनस, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई आएगा पहले 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस माइनस कैंसिल और ये भी पूरा कैंसिल, आंसर इज 1। चेक कर लो, बताओ जरा क्यों? अच्छा दोनों का कॉमन साइन लगेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट -2/3 -3/2, तो दोनों का कॉमन साइन लगेगा ना, तो दिस इज -1 हो जाएगा। आंसर चेक करो, क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो रिलेशनशिप क्या है आपके पास? 2x + 3y, क्वेश्चन नंबर 25, 2x + 3y। ध्यान से देखो, ये रिलेशनशिप दे रखा है आपके पास, 2x + 3y + 4 = 0, और आपको बोला है r की वैल्यू निकालो। आपके पास क्वेश्चन है 2x + 3y + 4 = 0, और आपको कहा है कि r की वैल्यू निकालें। तो r की वैल्यू निकालने का सिर्फ एकमात्र हमारे पास यही तरीका है इक्वेशन से, r = प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई। और अब आपको ये पता होना चाहिए था कि दो इक्वेशन पता होती तभी तो निकालते, एक y ऑन x एक x ऑन y, और कुछ ना बताए तो एक ही इक्वेशन को दोनों मान लो, यही y ऑन x है यही x ऑन y है। और ये तो अपन ने वैसे भी पढ़ रखा है कि जब r की वैल्यू +1 या -1 होती है तो वो कोइंसाइड करती है, एक ही लाइन बन जाती है। तो एक ही लाइन गिवन है, इसका मतलब क्या? तो आंसर +1 आएगा या तो आंसर -1 आएगा। सिर्फ इनके साइन आपको चेक करने हैं, ये दोनों के साइन नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं। और अपन ने पढ़ क्या रखा है? बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें उल्टा चलता था, बस एकमात्र यही फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ, और बी एक्स वाई कितना हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ
वाई अपॉन, इसमें बताओ क्या आ जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू दिस -3/, अब आर की वैल्यू निकालोगे तो अंदर साइन लग रहा है -2/3 -3/2, तो बाहर भी क्या आएगा माइनस, और ये क्या हो गया 1, दिस इज माइनस। और ये हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि आर की वैल्यू जब एक ही इक्वेशन होती है तो क्या तो +1 या तो -1, मतलब आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब सेम हो जाएंगे दोनों रिग्रेशन लाइन। क्लियर यहां तक? फिर देखो, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के बीच, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या यूज करते हैं अपन, रैंक कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी, तो ये भी आपके पास क्वालिटेटिव है, तो क्या यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब -1, ओनली -1। नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं हो तो कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, ये मार्क करवाया था मैंने, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, -1 से 1, बोथ इंक्लूसिव। दो वेरिएबल एक्स वाई है, नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कितनी होंगी, 2 होंगी, y ऑन एक्स एंड x ऑन y। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ब्लड प्रेशर ऑन एज। आपने कहा कि मेथड ऑफ अप्लाइड फॉर ड्राइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, ये आपके पास एरर या रेजिड्यू दोनों आएगा, ए और बी। एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, ये पॉजिटिव ही होंगी, आंसर चेक करो। ऑल ऑफ दीज है, चेक करो एक बार। ये बीच में एक लाइन रह गई है, ठीक है, मार्क कर लेना एक बार, ये लाइन रह गई है हमारे पास कहीं ना कहीं पढ़नी, ये दो लाइन रह गई है, इनको अभी हम पढ़ेंगे। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ड्राइव्ड बाय मिनिमाइजेशन, ये भी अपन ने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये अभी हम नहीं देखेंगे। और टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल कब होंगी, जब r की वैल्यू क्या तो +1 या तो -1 होगी, दैट इज a और b। लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट की ऊपर क्या लिमिट लगेगी कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, <<1 या 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकली << ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज, रिग्रेशन में कहते हैं अपन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, बट शिफ्ट ऑफ स्केल से, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -0.9 है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर कर दो 0.81। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड लिखा है, अकाउंटेड नहीं, अनअकाउंटेड, तो पहले क्या करेंगे अपन, 0.7 का स्क्वायर इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आएगा 49%, और माइनस कर दो बाकी 49% अकाउंटेड है, 51% अनअकाउंटेड है, ये अपन ने कर लिया था। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? ये अपने पास हो गया था। अब जो दो चीजें रह गई हैं एक बार हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं वहां से, और फिर उसके बाद आगे चलें। इसको हाईलाइट करें आप, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, एरर या तो रेजिड्यू। ये हमने हाईलाइट नहीं किया था। देखो, एक इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, बस इतना सा ही फर्क था। ये सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपके पास। हाँ, कहाँ पे है क्वेश्चन, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, दिखाना क्या था, आंसर क्या, आंसर बताओ। चलो कोई नहीं, अपन सेट बी करते हैं ब्रेक के बाद,